बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल टाइप्स एंड स्कोप इन पाइथन ऊप। ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे वेरिएबल टाइप्स कितनी होती हैं ऊप के अंदर। ठीक है। क्लास वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है और लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल देख लेते हैं। हमने पहले देखे हुए हैं तो मैं उसको आपको मज़ीद क्लियर करके बता देता हूँ। उसके बाद हम क्लास वेरिएबल देखते हैं। जो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वेरिएबल लिखा है सेल्फ डॉट प्राइसेस के नाम से, ये है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके। और ये इसको लिखा कहाँ पे जाता है? इसको मोस्ट कॉमनली तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है। बट आप इसको जनरल मेथड के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, एक ये भी एक प्रॉब्लम है। इंस्टेंस वेरिएबल को हम आउटसाइड दी क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इनसाइड दी क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए हम इंस्टेंस मेथड के अंदर इसको एक्सेस करते हैं। आप कहोगे इंस्टेंस मेथड क्या होता है? इंस्टेंस मेथड ये जो हम जनरल मेथड है ना हमारा, इसे इंस्टेंस मेथड कहते हैं। ठीक है। मैं वो टर्म्स यूज कर रहा हूँ जो ऊप के अंदर टर्म्स यूज होती हैं, मैं वो नाम आपको स्पेसिफिकली लेके बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें अब देखो, ये इंस्टेंस मेथड के अंदर मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। जो मैंने ऊपर सेल्फ डॉट प्राइसेस, सेल्फ तो लिखना जरूरी है ना, प्राइसेस हमारे वेरिएबल का नाम तो प्राइसेस है। ठीक है। इसको प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पे सेल्फ डॉट प्राइसेस। ठीक है। अब इस मेथड को कॉल भी करना पड़ेगा। ओके। सो अभी देखना, टर्मिनल में 50,000 और 60,000 प्रिंट हो गए। ठीक हो गया। ओके। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने, ये तो खाली प्रिंट करवा रहा हूँ ना, एक्सेस मतलब किसी तरीके से भी आप एक्सेस करना हो तो ऐसे ही लिखेंगे ना सेल्फ डॉट प्राइसेस, तो वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। आगे आप उसको जहां पे मर्जी, किसी तरह के मर्जी इस्तेमाल करो, उसको प्रिंट करवाओ, उसको किसी और तरीके से कहीं और उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जो भी करना है आप उससे कर सकते हो। बट एक्सेस उसको इसी तरीके से करना है, बस उसका नाम लिखना है, प्राइसेस और सेल्फ चार्जर लगाना जरूरी है। ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल, इसका स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप ये होता है कि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी कॉपी सेपरेट सेपरेट हर ऑब्जेक्ट में कॉपी बनती है। ठीक है। मैं इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है। इसमें देखें, एप्पल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें प्राइसेस नाम का हमने वेरिएबल था हमारा, उसमें इसकी जो वैल्यू थी 50,000 थी। ठीक है। और सैमसंग नाम के ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें इसकी प्राइसेस प्राइसेस जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू इसमें थी 40,000। ओप्पो नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें प्राइसेस के नाम के वेरिएबल में हमारी 30,000 थी। अभी तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, भले ये सेम वैल्यू हो 50,000, ये सब में क्यों ना हो कॉमन। ठीक है। तब भी अलग अलग ही स्टोर होगी। ठीक है। अलग अलग ही कॉपी बनेगी हर ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं सैमसंग ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइसेस नाम की वैल्यू चेंज करता हूँ, प्राइसेस वेरिएबल की, वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के लिए चेंज होगी, वो एप्पल और ओप्पो के लिए चेंज नहीं होगी। ओके। सो ये कॉपीज जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी ही कॉपीज इंस्टेंस वेरिएबल बनाएगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अब जो जो उसमें चेंजिंग आप करोगे वो उस ऑब्जेक्ट के लिए ही चेंजिंग होगी, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप चेंजिंग कर रहे हो उसका इफेक्ट बाकी ऑब्जेक्ट्स की ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर मैं चेंजिंग एप्पल ऑब्जेक्ट के को यूज करते हुए मतलब इंस्टेंस वेरिएबल में चेंजिंग की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल ऑब्जेक्ट के लिए ही वो चेंजेस शो होंगी, बट वो सैमसंग और ओप्पो के लिए वो शो नहीं होंगी। तो जैसा कि अब देखो, प्राइसेस नाम का वेरिएबल बना लिया था। ठीक है। प्राइसेस नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें देखो मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ ओवरव्यू, इसमें हो क्या रहा है। इसमें सबसे पहले तो हमने क्लास बनाया। ठीक है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया प्राइस के नाम से। ठीक है। और फिर हमने लाइन नंबर 4 पे प्राइसेस के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। सेल्फ लिखना जरूरी है, सिंटैक्स का हिस्सा। इक्वल आगे प्राइस, जो ऊपर पैरामीटर था वो हमने इसको पास कर दिया वेरिएबल के अंदर, एज अ वैल्यू पास कर दिया। ठीक है। ओके। उसके बाद एक और जनरल मेथड बनाया शो मॉडल के नाम से। सेल्फ पैरामीटर तो लगाना पहला जरूरी होता है हर मेथड में। उसके बाद इसमें भी एक पैरामीटर मैंने डाल दिया मॉडल। ठीक है। ओके। इसके अंदर अब मैं आया, इसके अंदर भी मैंने लाइन नंबर 7 पे एक वेरिएबल बनाया, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है।
पहले हम लाइन नंबर 10 पे चलते हैं। लाइन नंबर 10 पे देखें कि एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सैमसंग नाम से, और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना इक्वल, और क्लास का नाम, और आगे उसकी वैल्यू। वैल्यू कौन सी दी है, ये वैल्यू मैंने 50,000 कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो कंस्ट्रक्टर को पास होगी। आपको पता है ना, कंस्ट्रक्टर का कोई को अपने आप को खुद ब खुद कॉल कर लेता है। तो सबसे पहले जाएगा लाइन नंबर 1 पे, वो देखेगा क्लास है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर आके वो सबसे पहले लाइन नंबर मतलब क्लास के बाहर, क्लास कहाँ पे एंड हो रही है हमारी 7 नंबर लाइन पे। ठीक है, वो लाइन नंबर 8 9 खाली है। लाइन नंबर 10 पे आएगा, वो देखेगा एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो देखेगा कि भाई ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो साथ में हम 50,000 पास कर रहे हैं। तो 50,000, ये जो पिंक वाली मैंने लाइन भी ड्रॉ करके दी है, ये 50,000 फौरन चला जाएगा एक्चुअल आर्गुमेंट के थ्रू प्राइस नाम के पैरामीटर में। ठीक है, प्राइस नाम के पैरामीटर में जाके आगे प्राइसेस नाम का मैंने अंदर वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर जाके ये मतलब स्टोर हो जाएगा प्राइस। उसको मैंने एज अ वैल्यू पास किया हुआ है। ठीक है, जो पैरामीटर को। ठीक है, प्राइसेस नाम का वेरिएबल है, और उसकी जो वैल्यू मैंने आगे लिखनी थी उसमें मैंने वो पैरामीटर पास कर दिए। ओके, फिर उसके बाद लाइन नंबर 11 पे आएगा। लाइन नंबर 11 पे आके सैमसंग डॉट शो मॉडल को कॉल करेगा। लाइन बाय लाइन चलेगा ये। ठीक है, शो मॉडल कौन सा था हमारा, लाइन नंबर 6 पे, इसको कॉल किया, इसकी वैल्यू भी साथ में पास कर दी, एक्चुअल आर्गुमेंट मॉडल में पैरामीटर में पास कर दी। तो उसमें नोट 10 प्लस चला जाएगा, और अंदर मॉडल्स नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें इक्वल मॉडल जो ऊपर से वैल्यू आई थी यहाँ पे मॉडल नाम में इस आ जाएगी नोट 10 प्लस। ठीक है, ओके। इसी तरह फिर मैंने एप्पल नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही फिर ऑब्जेक्ट बनाया, दोबारा से फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर दोबारा से चला, और 60,000 दोबारा से पास हो गई किधर, प्राइसेस नाम के सॉरी प्राइस नाम के पैरामीटर में, प्राइस। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे चला जाएगा, दोबारा से 60,000 लेके उस प्राइस नाम के पैरामीटर में पास कर देगा। फिर वो नीचे लाइन नंबर 4 पे आएगा, प्राइसेस नाम का एक वेरिएबल देखेगा उसमें बना हुआ है। ठीक है, और अब ये वेरिएबल कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल है। हाँ, तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर कर देगा, 60,000। आप कहोगे पहले उसने 50,000 की, अब वो 60,000 पे दोबारा आएगा। अब कौन सी रहेगी, 50,000 रहेगी या 60,000 रहेगी, दोनों रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि हर हर क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए उसने अलग-अलग कॉपी बनाई हुई है। सैमसंग जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मेमोरी में अलग से उसने अपना एक जगह बनाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की चीज़ें ही स्टोर होंगी। ठीक है, फिर एप्पल के लिए उसने अलग से एक जगह बनाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्पल से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें स्टोर होंगी। तो जो 50,000 है वो सैमसंग वाले ब्लॉक जो मेमोरी में बना था उसमें जाएंगी। ठीक है ना, वहां पे जाके स्टोर होंगी। तो जो एप्पल के लिए जो 60,000 गया, ये एप्पल वाले में जाएंगी। ठीक है, मैंने बताया था हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनती है, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो प्राइसेस हमारा क्या था, एक इंस्टेंस वेरिएबल था। ओके हो गया। फिर एप्पल डॉट शो मॉडल, एप्पल फिर शो मॉडल को भी कॉल कर रहा है, एप्पल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर मॉडल में फिर A16 प्रो चला जाएगा, और फिर क्या नाम है, मॉडल में वैल्यू 16 प्रो चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें ये जो है ना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। ओके, अब हम ना एक और काम करते हैं। अब हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल को ना मॉडिफाई करके देखते हैं कि क्या ये मॉडिफाई होता है, इसको मतलब चेंजिंग करके देखते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा था, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से इसकी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, मैं इसको चेंजिंग करता हूँ सैमसंग के ऑब्जेक्ट के थ्रू, सैमसंग डॉट। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल का नाम लिखूंगा प्राइसेस। ठीक है, ये आउटसाइड दी क्लास में इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी पहले तो वैल्यू यहाँ से पास हो रही थी ना पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यू सेट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि अब इसको क्या वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से क्या कहते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, सैमसंग डॉट प्राइसेस। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, बाहर प्रिंट कर, आउटसाइड दी क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सेल्फ नहीं लिखना जब बाहर क्लास के बाहर एक्सेस करोगे, सेल्फ तब लिखना है जब क्लास के अंदर एक्सेस करोगे। सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल के साथ ही बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, अब ये देखो 90,000 टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है। मैंने लाइन नंबर 15 पे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाई थी, ये 90,000 प्रिंट हो गया, हमने वैल्यू अपडेट कर दी। और ये किसके लिए अपडेट हुई, अच्छा एक बात और, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अभी मैं एप्पल डॉट वो प्राइसेस नाम का वेरिएबल एक और प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है,
मैं ना दोनों के नीचे उस पे कमांड वो लिख देता हूँ। ठीक, अब ये देखें टर्मिनल में देखो सैमसंग प्राइस ब्रो, मैंने वो तो वैसे ही अपनी मर्जी से लिख लिया। ठीक है, सैमसंग डॉट प्राइसेस में क्या स्टोर हो रहा है, शो हो रहा है 90,000। तो हमने सैमसंग इसको टर्मिनल में मैंने इसको प्रिंट करवाया है। सैमसंग प्राइस प्रो में क्या प्रिंट हो रहा है 90,000। ठीक है, क्योंकि मैंने सैमसंग ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी इसकी वैल्यू चेंज की 90,000 रखी। ठीक है, 90,000 प्रिंट भी हो रहा है टर्मिनल में। उसके बाद मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के अंदर इसको चेंज किया था। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 16 पे देखो, फिर मैंने एप्पल डॉट प्राइसेस से भी प्रिंट करवाया। ठीक है, उसमें क्या प्रिंट किया 60,000। क्यों? क्योंकि एप्पल ने जब लाइन नंबर 12 पे जब इसके अंदर वैल्यू पास की थी तो 60,000 ही की थी। ठीक है, उसने मतलब 60,000 की थी, तो उसके मेमोरी ब्लॉक जो एप्पल के लिए बना था उसमें 60,000 ही स्टोर थी। और उसने जब एप्पल ऑब्जेक्ट ने उस वेरिएबल को कॉल किया प्रिंट करवाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही आया एप्पल ब्लॉक में से। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो 90,000 नहीं गया। 90,000 कहाँ गया? 90,000 जो हमने अपडेट किया वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग मेमोरी ब्लॉक में गया था। ठीक है, वो एप्पल वाले मेमोरी ब्लॉक में जाके अपडेट नहीं हुआ। मैंने बताया था हर ऑब्जेक्ट की अलग-अलग मेमोरी ब्लॉक होता है, और हर ये इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल में अगर किसी मतलब ऑब्जेक्ट किसी मतलब उसको वेरिएबल को अपडेट करता है, वैल्यू चेंज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होती है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज नहीं होती वो चेंजेस। ठीक है, अब जैसे मैंने 90,000 किया था वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के लिए हुई थी, एप्पल के लिए अभी भी 60,000 ही शो करवा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको दिखाया, जैसे कहते हैं कि एप्पल अलग से इसका मेमोरी ब्लॉक है, सैमसंग का अलग से मेमोरी ब्लॉक है। अगर मैं एप्पल में कोई चेंजिंग करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एप्पल के मेमोरी ब्लॉक में वो चेंजेस अपडेट होंगी। सैमसंग उस हालांकि वेरिएबल सेम है, बट उसकी कॉपी तीनों जितने ऑब्जेक्ट होंगे, एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं, ठीक है, वो हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग उसकी कॉपी स्टोर होगी, और उसकी वैल्यू अगर एक में चेंज हो रही है तो बाकियों में उसका असर नहीं पड़ेगा। ये है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अब हम लोकल वेरिएबल देखते हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल ये होता है कि लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक मेथड के अंदर तक ही उसका स्कोप होता है, वो आउटसाइड दी मेथड एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे कि मैंने वो इंस्टेंस वेरिएबल तो मैं एक्सेस कर रहा था ना, वो तो छोड़ो, अब मैं लोकल की भी बात कर रहा हूँ। लाइन नंबर 7 पे मैंने एक लोकल वेरिएबल ही बनाया हुआ है। लोकल वेरिएबल कैसे बनाते हैं? सिंपल एक वेरिएबल का नाम लिखो, कुछ भी रख सकते हो, एबीसी वॉट, उसके इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख दो। अब मैंने यहाँ पे वो पैरामीटर पास करवाया हुआ एज अ वैल्यू। आप इसकी जगह जो मर्जी 70,000 लिखो, सॉरी मॉडल में S10 लिखो, जो मर्जी लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने तो एज अ वो पैरामीटर पास करवाया हुआ है, एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है एज अ वैल्यू। ठीक है, मॉडल लिखा हुआ है, वो मॉडल में नीचे से वैल्यू में डाल के ऊपर वहाँ पास करवा रहा हूँ। ठीक है, आपकी जैसे मर्जी वैसे कर लो, लेकिन लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है? अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ इसके अंदर ही। ठीक है, इसको प्रिंट करवाता हूँ, मॉडल्स मॉडल्स है ना हमारे वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये अभी देखना प्रिंट हो जाएगा, नोट 10 प्लस और 15 प्रो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब क्या मैं इसको बाहर एक्सेस कर सकता हूँ? मैं मॉडल्स लिखता हूँ, मॉडल्स नहीं प्रिंट हो रहा है, ये रेड लाइन आ रही है। ठीक है, तो मतलब गलती है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, मॉडल्स नहीं कर सकते। ठीक है, एरर आ जाएगा फौरन से, ये देखें एरर आ गया ना। तो मोबाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मॉडल। मॉडल ये जो हमने लोकल वेरिएबल बनाया है, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर तक ही रहेगा, इस मेथड की बॉडी तक ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं कि क्लास वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले क्लास वेरिएबल को बनाना कहाँ पे है, कैसे बनाना है, सिंटेक्स क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्लास वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने लिख दिया स्टोरेज, कुछ भी रखो आपकी मर्जी। ठीक है, स्टोरेज मैंने नाम रख दिया वेरिएबल का, उसकी मैंने अंदर जो वैल्यू उसकी मैंने दे दी 64। ठीक है, मतलब 64 GB समझ लो। ठीक है, तो 64 GB इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सेस कैसे करना है? मतलब वेरिएबल बनाया है, उसको इस्तेमाल करेंगे ना, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे जब तक हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे? अगर मैं उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे एक्सेस करूंगा? सेल्फ लिखूंगा। ठीक है, सेल्फ डॉट स्टोरेज। ठीक है, अब देखो
सेल्फ लिखना जरूरी है, सेल्फ लिख सकते हो, डॉट स्टोरेज लिखोगे। स्टोरेज क्या है, वेरिएबल का नाम। अब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 64 प्रिंट हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर 2 दफा जो चला है इसलिए 2 दफा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारे 2 ऑब्जेक्ट बने हैं। पहली ऑब्जेक्ट जब बना तब कंस्ट्रक्टर चला, जब दूसरा ऑब्जेक्ट एप्पल बना फिर कंस्ट्रक्टर चला, इसलिए 2 दफा 64 प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं। एक और तरीका भी है इसको प्रिंट करवाने का, हम क्लास का नाम लिख के भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नेम। अच्छा जी, अब देखो अभी भी मैंने रन करवाया, देखिए 64 प्रिंट कर रहा है। इस तरीके से भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक हो गया। ये तो मैंने बता दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा, अगर हमने इसको जनरल मेथड में इसको एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, सेल्फ लिखेंगे डॉट स्टोरेज ट्वाइस, सिंपल वही तरीका। जैसे अब देखो 64 प्रिंट हो रहा है, मैं आपको क्लास का नाम लिख के भी सेम टू सेम वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्टर में एक्सेस किया है वैसे भी कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको एक और तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, आप इसको क्लास मेथड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हम डेकोरेटर लिखेंगे, डेकोरेटर का नहीं पता कोई मसला नहीं, हम आगे पढ़ लेंगे। @ क्लास मेथड लिखेंगे, उसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे डेफ, ये भी एक मेथड, हम मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो मेथड, ये क्लास मेथड इसे कहते हैं, इसका नाम कुछ भी रखो जो मर्जी, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ माई क्लास मेथड, ठीक है। तो माई क्लास मेथड, ओके, ठीक है। इसके अंदर आपने जो पैरामीटर पास करना है वो CLS लिखना है। CLS की जगह ABC भी लिख सकते हो, बट लिखना जरूर है। मोस्ट कॉमनली CLS ही लिखते हैं, CLS नहीं लिखना तो ABC वट जो मर्जी लिखो, ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, क्लास मेथड के अंदर, ठीक है। क्लास मेथड के अंदर अगर इसको एक्सेस करना है तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, देखें CLS डॉट स्टोरेज, ठीक है, वेरिएबल का नाम। अब देखें, अब क्लास मेथड को कॉल भी करवाना पड़ेगा। क्लास मेथड को कॉल कैसे करवाएंगे, ये क्लास मेथड आप पहली दफा पढ़ रहे हो। क्लास मेथड को कॉल करवाने के लिए क्लास का नाम लिखेंगे मोबाइल डॉट, उस क्लास मेथड का नाम अब लिखेंगे माई क्लास मेथड, ठीक है। इस तरीके से मेथड है, होता क्या है, एक फंक्शन ही होता है, और फंक्शन को मतलब थोड़ा सा चेंजिंग होती है, ठीक है। फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है और इसी तरह इस मेथड को भी कॉल करवाना पड़ता है, हर मेथड को, ठीक हो गया, सिवाय कंस्ट्रक्टर के। इसको कॉल कैसे करवाएंगे, सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे डॉट उस मेथड का नाम लिखेंगे। ये क्लास मेथड की बात कर रहा हूँ। अब सही एक ही दफा प्रिंट होगा ये क्लास मेथड वाला, ठीक है। 64 प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से हम इसको इसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, हम इसको मोबाइल डॉट स्टोरेज भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ओके ओके। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप CLS की जगह ABC वट जो मर्जी लिखो, ABC लिखा है तो फिर यहाँ पे भी ABC ही लिखना पड़ेगा, ABC डॉट स्टोरेज, ठीक है। अभी भी सही प्रिंट हो रहा है, ओके। आउटसाइड दी क्लास कैसे एक्सेस करना है ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्रिंट मतलब अगर प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है प्रिंट ही करवाना है, प्रिंट के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अभी जैसे कि मैं लिखूंगा मोबाइल क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, ठीक है। अभी देखना, अभी ये प्रिंट हो जाएगा। ये कैसे प्रिंट हो गया, ये रन मैंने करवाया, देखें 64 प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 20 की वजह से, ठीक है। मैंने क्लास का नाम लिखना है डॉट वेरिएबल का नाम लिखना है, वेरिएबल का नाम डॉट स्टोरेज, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ओके। एक तरीका और भी है, एक और तरीका आउटसाइड दी क्लास बता रहा हूँ। प्रिंट हो रहा है ना, ये एक्सेस होता है, ये ऑल ये इनसाइड दी क्लास भी एक्सेसिबल है, आउटसाइड दी क्लास भी एक्सेसिबल है। अच्छा, मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू चेक करता हूँ कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ये एक्सेसिबल है या नहीं। ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने सैमसंग डॉट स्टोरेज लिखा है, अभी भी प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल। एप्पल के साथ भी होगा ऑब्वियसली, तो एप्पल के साथ भी इसको रन करवाया तो एप्पल के साथ भी प्रिंट हो रहा है, ओके। तो ये आउटसाइड भी दी क्लास भी ये प्रिंट एग्जैक्टली सही हो रहा है, ठीक है। तो अब बात ये है, इसको हम मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैंने इसमें एडिट करके 64 GB को 128 GB रखना करना हो तो कैसे करूंगा, तो अगर तो मैं चेको मोबाइल डॉट स्टोरेज ऐसे लिखूंगा, अगर मैं क्लास वेरिएबल के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल डॉट स्टोरेज मैं लिख देता हूँ 128, ठीक है, प्रिंट। अब मैं देखता हूँ कि अब क्या प्रिंट होता है। अब मैं लिख देता हूँ मोबाइल डॉट स्टोरेज, ठीक है, ओके। या अब एक और प्रिंट करवा देता हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी प्रिंट करवा देता हूँ, सैमसंग के थ्रू भी प्रिंट करवा देता हूँ। 2 दफा प्रिंट करवा रहा हूँ, एक दफा मोबाइल डॉट स्टोरेज के साथ, एक दफा सैमसंग डॉट स्टोरेज के साथ। अच्छा जी, अब देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 128, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं ना इसको टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब देखो
ये जैसे ही मैंने लाइन नंबर 20 पे इसके अपडेट किया वेरिएबल को, पहले था 64 GB, अब मैंने क्लास वेरिएबल को 128 GB किया, तो ये कहाँ पे चेंजिंग हुई? इसको मैं येलो कलर से सेट करता हूँ। ओके, ये कहाँ पे चेंजिंग हुई? डायरेक्ट लाइन नंबर 2 पे जाके उसने चेंजिंग कर दी। ठीक है, लाइन नंबर 2 पे जाके 64 की जगह 128 लिख दिया। ठीक है, जब मैंने मोबाइल क्लास का नाम लिखा, डॉट स्टोरेज लिखा, 128 कर दिया, तो उसने अपडेट कर दिया। फिर मैंने लाइन नंबर 21 पे प्रिंट करवाया मोबाइल डॉट स्टोरेज, लाइन नंबर 22 पे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको एक्सेस किया और क्लास के थ्रू भी एक्सेस किया, दोनों के थ्रू इसने क्या प्रिंट करवाया मुझे? 128 GB। दिखा देता हूँ टर्मिनल में भी दोबारा से, 128 GB ही दिखा रहा है। ठीक है, तो अब एक बात, अब इस तरीके से तो मैंने अभी तो मैंने दिखाया आपको, क्लास के थ्रू इसने चेंज कर दिया। अगर मैं दिखाता हूँ कि सैमसंग नाम का इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, सैमसंग डॉट स्टोरेज, पहले मैंने क्लास के नेम से इसको अपडेट किया, अब मैं कर रहा हूँ सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू अपडेट, 128 कर रहा हूँ। अब प्रिंट करवा के देखता हूँ कि मोबाइल डॉट स्टोरेज और सैमसंग डॉट स्टोरेज ये कहाँ कहाँ पे अपडेट हुआ है, मतलब चेंजिंग इसकी कहाँ कहाँ पे जाके हुई है। मेन इस लाइन नंबर 2 पे चेंजिंग हुई है, कहाँ पे हुई है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, प्रिंट करवाया, अब आपको टर्मिनल दिखाता हूँ। देखो टर्मिनल में क्या प्रिंट हो रहा है, 64 और 128। तो मोबाइल डॉट स्टोरेज सबसे पहले प्रिंट हुआ तो 64 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो हमने लाइन नंबर 20 पे सैमसंग डॉट स्टोरेज 128 किया है, ये सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ऑब्जेक्ट के लिए ही चेंजिंग हुई है, वैल्यू अपडेट हुई है, वो ओवरऑल की लास्ट में अपडेट नहीं हुई। अगर ओवरऑल करनी थी तो यहाँ सैमसंग की जगह क्लास का नाम लिखना चाहिए था, जैसे मैंने अभी पहले करके दिखाया। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ सैमसंग नाम के ऑब्जेक्ट के लिए चेंज 128 हुआ है। ठीक है, तो इसलिए लाइन नंबर 21 जब मैंने प्रिंट करवाया तो 64 GB दिखा रहा है। फिर लाइन नंबर 22 पे सैमसंग डॉट स्टोरेज दिखाया, प्रिंट करवाया तो क्या हो रहा है? तो 128 GB। ठीक है, एप्पल का भी देख लेते हैं प्रिंट करवा के, एप्पल डॉट स्टोरेज। ठीक है, अभी देखना आखिर में क्या लिखा हुआ है, 64 आ रहा है, क्योंकि ये चेंज सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ऑब्जेक्ट के अंदर ही हुआ है, ना ये मोबाइल में हुआ है ओवरऑल, ना किसी और ऑब्जेक्ट में हुआ है, सिर्फ सिर्फ सैमसंग ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंजिंग किया था, इसलिए उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही चेंज हुआ है। अब ये देखें डायग्राम से मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्लास वेरिएबल में पता क्या होता है? क्लास वेरिएबल में सिर्फ एक ही ब्लॉक बनता है, जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक ही ब्लॉक बनता है, जिसमें एक स्टोरेज नाम का, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया है तो वो स्टोरेज नाम का मैंने 64 रखा, तो एक ही ब्लॉक में स्टोर हो गया, और वो बाकी जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, एप्पल और सैमसंग बनाया, वो सबको उसके साथ मैप कर देता है। मैप का मतलब ये कनेक्ट कर देता है उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के साथ, कि भाई तुम मेरे से मतलब वो वैल्यू उठा लो। ठीक है, वो अब वो अलग अलग इनके अंदर स्टोर नहीं करता, ना वो एप्पल के अंदर स्टोर करता है, ना वो सैमसंग के अंदर स्टोर करता है। वो एक जनरली एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना देता, एक एक ब्लॉक बना लेता है अपना, क्लास वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें से एक जगह पे रख देते हैं, वो बाकी सब ने जिस जिसको जरूरत होती है वो वहीं से उठा लेता है। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे कि सैमसंग के अंदर अपडेट किया, 64 की जगह 128 कर दिया था। अब उसने बस पता क्या किया, उसने कहा कि सैमसंग ने मेरे साथ किए छेड़खानी, मतलब वैल्यू कर दिया अपडेट, 128 GB कर दिया। अब जनरली उसके पास क्या पड़ा है? 64 GB, अभी भी 64 ही पड़ा है जो मेन उसका ब्लॉक है। ठीक है, एप्पल को भी वो 64 ही दे रहा है, वहां से जितने और भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको 64 64 64 दे रहा है। अब सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने अपना जब 128 GB कर लिया ना, अपडेट कर दी वैल्यू, मतलब सैमसंग को अलहदा ब्लॉक में उसकी 128 GB सैमसंग अपना ब्लॉक के ब्लॉक में स्टोरेज नाम का वेरिएबल बना के 128 GB वहां पे स्टोर करवा देगा। ठीक है, ठीक हो गया। सैमसंग के लिए अलहदा से एक ब्लॉक बना देगा, उसके अंदर 128 GB रख देगा, जो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के लिए ही होगी। ठीक है, वो बाकियों के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो जो जो ऑब्जेक्ट अगर उसको कोई चेंज करता है, अगर एप्पल भी कह देता है कल को जी मैंने 500 GB मैंने करना है, तो फिर एप्पल के लिए भी अलहदा से ब्लॉक करेगा, ब्लॉक बनाएगा, उसमें 500 GB रख देगा, बट उसकी अपनी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 64 GB ही रहेगी, अनटिल अनलेस जब तक उसकी अपनी वैल्यू अपडेट ना हो जाए।
हाँ, अगर मैं डायरेक्ट उसकी अपनी मेन वैल्यू 128 जीबी कर दूं तो फिर सारों पे 128 ही जाएगी। हाँ, अनलेस अनटिल अनलेस अगर किसी ने अपनी अपनी मर्जी से जैसे एप्पल ने 512 रखी हुई है तो एप्पल को 512 ही रहेगी, ठीक है। बट जिन्हों बाकी जो उससे ले रहे हैं उनको तो वो कितनी देगा, वो उतनी ही वैल्यू देगा जो उसके पास पड़ी है, ठीक है। क्योंकि बाकियों ने तो नहीं अपने छेड़खानी की ना, चेंजेस की, अपडेट की। सिर्फ और सिर्फ एप्पल ने मिसाल के तौर पे 512 जीबी कर दी है, अपनी वैल्यू अपडेट कर दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल ऑब्जेक्ट के लिए रहेगी। बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के लिए वो खुद ही प्रोवाइड करेगा वैल्यू, ठीक है। मेन जो स्टोरेज नाम का ब्लॉक वेरिएबल बनेगा, ठीक है। इसमें वो जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल में अलग-अलग ब्लॉक बनते थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अलग-अलग मेमोरी के ब्लॉक नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें एक ही ब्लॉक बनेगा जिससे सभी ऑब्जेक्ट्स वैल्यू उससे हासिल करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई चेंज करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू अलग से अपडेट करके उसके ब्लॉक में डाल देगा, लेकिन बाकी सबके लिए वही वैल्यू होगी जो सबके लिए जनरल वैल्यू हो। अब हमने देखा, हमने क्लास वेरिएबल देख लिया, इंस्टेंस वेरिएबल देख लिया और लोकल वेरिएबल देख लिया, और इनका स्कोप भी देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल और जो है लोकल इंस्टेंस वेरिएबल क्या करता है। इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास दोनों टाइम एक्सेस किया जा सकता है। बट इंस्टेंस वेरिएबल में हर ब्लॉक को, हर ऑब्जेक्ट के लिए ब्लॉक को मतलब ना अलग अलग कॉपी बनती है, ठीक है। क्लास वेरिएबल भी आउटसाइड दी इनसाइड दी क्लास दोनों तरफ एक्सेसिबल होता है, बट उसके लिए अलग अलग कॉपी नहीं बनती, एक ही कॉपी होती है जिससे सभी ऑब्जेक्ट्स वैल्यू मतलब उससे गेट करते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस अगर कोई अपनी वैल्यू चेंज करता है तो फिर वो उसके लिए वो उसको लिए अपडेट कर देता है। लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसके मेथड की हद तक होता है, ठीक है। मैंने आपको इसको कंस्ट्रक्टर में, जनरल मेथड में, क्लास मेथड में कैसे एक्सेस करना है सब तरीके से बताया। इसको कैसे मॉडिफाई करना है हमने वो भी बताया, सीखा, ठीक है। तो आई होप सो इसकी आपको समझ आई होगी। अगर समझ में आई है वीडियो तो आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करनी है, ठीक है। और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।